हेलो गाइस। आज हम लोग मैं अपना बीएसएनएल एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अंतर्गत अपना 8वां वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें कि आज हम लोग माइक्रोवेव इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो बीएसएनएल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसे देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे जो उस टॉपिक से रिलेटेड आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं। तो आज हम लोग हमारा फोकस रहेगा ट्रांसमिशन लाइन पर, जो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें स्पेशली सिलेबस जिसका मेंशन किया गया है एग्ज़ाम सिलेबस में। तो ट्रांसमिशन लाइन मतलब क्या? ट्रांसमिशन लाइन इज़ नथिंग बट अ सिंपल कंडक्टर। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप्स के कंडक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, माइक्रोवेव के लिए होता है ट्रांसमिशन लाइन, वेव गाइड या फिर यूटीपी कंडक्टर, ऐसे बहुत सारे अनशेल्डेड टाइप। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स। तो एक ट्रांसमिशन लाइन क्या है? तो एक कंडक्टर है जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोवेव, तो इसका अगर डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कंडक्टर विच इज़ यूज फॉर टीईएम वेव्स। टीईएम मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब क्या? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ऐसी वेव जिसमें आपको पता होगा कि जो हर एक वेव में दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसे हम डिनोट करते हैं ई जेड से, और एक कंपोनेंट होता है एच जेड जो रहता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक कंपोनेंट एंड इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, देन वी कॉल्ड इट एज टीईएम वेव। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? टीईएम वेव। तो ट्रांसमिशन लाइन एक ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया है जो इस टीईएम वेव्स को सपोर्ट करता है in microwave frequencies. So there are basically four types of this transmission line, जिसमें आता है टू वायर पैरेलल लाइन, कोएक्सियल लाइन, स्ट्रिप टाइप ट्रांसमिशन लाइन एंड वेव गाइड। तो इसमें से हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं वेव गाइड और टू वे पैरेलल लाइन। पहले हम लोग देखेंगे टू वे पैरेलल लाइन। इसमें क्या होता है? दो कंडक्टर हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें डिस्टेंस होता है स्मॉल डी। इसमें क्या होता है? अगर कोई भी कंडक्टर से सिग्नल जाएगा तो उसके अराउंड फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये हम लोग ने पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखा था मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक लॉज ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि अगर कोई भी कंडक्टर से सप्लाई अगर करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर ऐसा होता है तो फिर इससे तो अगर यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है, इस कंडक्टर का भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे इंटरफेरेंस होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इनका डिस्टेंस हम लोग ऐसा रखते हैं जिससे कि ये दोनों सिग्नल एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। तो वो हम लोग कैसे करते हैं? इन दोनों की जो स्पेसिंग रहती है, मतलब दोनों कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है, वो हम लोग इतना रखते हैं कि एक दूसरे की, मतलब हर एक कंडक्टर की जो फील्ड है वो दूसरे कंडक्टर के सिग्नल पर उसका इम्पैक्ट ना पड़े और वो इंटरफेरेंस अवॉइड हो। तो वो मिनिमम डिस्टेंस लॉ हम लोग कहते हैं, उसे डिनोट करते हैं डी से। और कैपिटल डी हम लोग यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं? कैपिटल डी है कंडक्टर का डायमीटर। तो इक्विवेलेंट सर्किट अब आप लोग देखेंगे टू वायर पैरेलल का, इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो है आर एल, जी फॉर कंडक्टेंस, सी फॉर कैपेसिटेंस। आप इतना ही ध्यान में रखिए, इसमें हम लोग डीप में नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखें तो इससे बेसिक ही हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इस एल की वैल्यू कितनी आएगी? एल की वैल्यू आएगी म्यू जीरो म्यू आर अपॉन पाई एल एन आई टू डी अपॉन डी, और सी की वैल्यू आपकी आएगी पाई इंटू एप्सिलॉन अपॉन एल एन ऑफ टू डी अपॉन डी। ये वैल्यू आप ध्यान में रखिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस Z0। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम उसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका वैल्यू आता है R प्लस जे ओमेगा एल प्लस जी प्लस जे ओमेगा सी फॉर लॉसलेस लाइन। लॉसलेस लाइन मतलब क्या? जिस लाइन में जो लाइन परफेक्टली मैच नहीं है। परफेक्टली मैच लाइन मतलब क्या? परफेक्टली लाइन मैच मतलब जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस Z0 और लोड इम्पीडेंस ZL ये इक्वल नहीं होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लॉसलेस लाइन। और बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, दैट इज ZL इज नॉट इक्वल टू Z0, लाइन में जब सिग्नल फ्लो होता है तो उसमें लॉसेस आते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं लॉसी लाइन। तो उस लॉसी लाइन के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस की वैल्यू कितनी आती है? अंडर रूट ऑफ R प्लस जे ओमेगा एल प्लस जी प्लस जे ओमेगा सी। और अगर लाइन लॉसलेस है, ये आइडियल कंसेप्ट है लॉसलेस लाइन का, फिर भी इसका वैल्यू कितना आता है? एल अंडर रूट ऑफ एल बाय
सी। ये क्वेश्चन जो है Z0 की वैल्यू पूछी गई है 2009 के BSNL एग्ज़ाम में, ये आप ध्यान में रखिए। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ये एक डायग्राम कंसिडर कीजिए। यहाँ से आपका हमने जो देखा था टू वे कंडक्टर, इसमें था एक कंडक्टर, इस जिसमें से एक कंडक्टर हम लोग अभी कंसिडर करते हैं। यहाँ से आपका सिग्नल जाएगा, ये सिग्नल आपका गया, उसके बाद ये आपका लोड इम्पीडेंस ZL है, यहाँ से आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस Z0 आएगा। तो जैसे सिग्नल फ्लो होगा, अगर ZL इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर ये दोनों परफेक्टली मैच नहीं है, मतलब ये लाइन लॉसी लाइन है, तो इससे क्या होगा, सम ऑफ द सिग्नल एनर्जी हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स द सेंडिंग एंड, और इसको मैंने डिनोट किया है ये डार्क लाइन से। और इससे क्या होता है, एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनता है, स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनता है। तो ये जो है डार्क लाइन, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड वेव, ये है आपकी इंसिडेंट वेव। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मतलब क्या, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मतलब ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0। ZL इज इक्वल टू लोड इम्पीडेंस, Z0 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। इसमें दो केसेस आती है। अगर ये ZL को हम हटा दें और इसको ओपन कर दें, तो ओपन सर्किट के लिए वैल्यू कितना आएगा, ओपन सर्किट के लिए वैल्यू कितना होगा ZL का, इन्फिनिटी। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, +1। और अगर शॉर्ट कर देते हैं तो कितना होगा, रो की वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी -1। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वोल्टेज, दैट इज VSWR, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो। तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो मतलब क्या, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि जब यहाँ से सिग्नल जाएगा ZL इज नॉट इक्वल टू Z0, तो अगर सिग्नल रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उससे स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा। तो उस स्टैंडिंग वेव पैटर्न की जो वेव है उसकी मैक्सिमम वैल्यू अपॉन मिनिमम वैल्यू, इसे हम लोग कहते हैं वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो। इसका आइडियल वैल्यू होता है 1। तो स्टैंडिंग वेव और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ये दोनों रिलेटेड कंसेप्ट है, और इनका रिलेशन कैसे आता है, रो इज इक्वल टू S-1 अपॉन S+1, या फिर हम लोग कह सकते हैं S इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड रो 1 माइनस मॉड रो। इस साइन का मतलब क्या है कि जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो ऑलवेज कितनी रहेगी, वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है। और एक आखिरी कंसेप्ट जिसमें हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के लिए केसेस देखे, उसी तरह से हम केसेस देखते हैं रिफ्लेक्शन VSWR के लिए। तो VSWR के लिए केसेस कैसा है, वो है ओपन सर्किट वोल्टेज। मतलब अगर हम लोग इसको अगर हम ओपन कर देते हैं, तो ओपन के लिए रो की वैल्यू हमने कितनी ली थी, +1। तो अगर वही वैल्यू हम वो प्रीवियस फार्मूलाज में पुट कर दे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी। तो एक बात ध्यान में रखिए, अगर लाइन ओपन सर्किट है या शॉर्ट सर्किट है, दोनों कंडीशन में VSWR की वैल्यू आती है इन्फिनिटी। ठीक है। और अगर लाइन परफेक्टली मैच है, जो कि एक आइडियल कंसेप्ट है, मैंने आपको बोला, जिसमें ZL इज इक्वल टू Z0 हम लोग कहेंगे, तो उसमें क्या होगा, रो की वैल्यू आएगी 0। मतलब रिफ्लेक्शन मतलब जो जितनी वेव हम लोग भेजेंगे उतना का उतना पूरा का पूरा एनर्जी लोड एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर लोड पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो रिफ्लेक्शन में क्या बचेगा, 0। मतलब वेव रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो रो की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो अगर वही वैल्यू रो की हम पुट कर देते हैं एस के फॉर्मूलाज में, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1। तो एक यहाँ से एक स्टेटमेंट बनता है, सो आइडियल वैल्यू ऑफ रो एंड एस आर ऑलवेज 0 and 1। ये बात ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से पूछा गया था 1 का RRB में। ठीक है, JEE के लिए, जो डिप्लोमा बेस पे थी। ठीक है, तो आप इतना ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ डिवाइसेस देखेंगे माइक्रोवेव से रिलेटेड, और कुछ और कंसेप्ट और वेवगाइड भी हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप उसे ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और नए टॉपिक्स के साथ आपके लिए कुछ नए वीडियोस लेके आऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।